हेलो दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस आज के वीडियो में। दोस्तों बिफोर आई प्रोसीड मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। दोस्तों ये प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली हमने डिज़ाइन किया है ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए रेडी कर पाएँ और इवेंचुअली जॉब के लिए रेडी कर पाएँ। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं आपको किसी भी जॉब में जाना होगा, इवेंचुअली यू हैव टू क्लियर योर इंटरव्यू एंड देन ओनली यू विल बी गेटिंग योर ऑफर लेटर एंड द अपॉइंटमेंट लेटर, राइट। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है और मैंने काफ़ी रिसर्च करके आज के वीडियो की तैयारी करी है। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक मेजर बैंकिंग कंसेप्ट पे जिसका नाम है रीजनल रूरल बैंक्स। दोस्तों जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ सवाल में ही जवाब है। रीजनल रूरल बैंक्स का मतलब होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। पर्टिकुलर रीजन के ग्रामीण रूरल एरियाज में काम करते हैं और बैंक यानी कि वित्तीय संस्थान आपके हो गए। अब दोस्तों जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं ये इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि ये जो हमारी पूर्ण रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था है ये उस पर काम करते हैं और काफ़ी हद तक उसमें सहयोग भी करते हैं। दोस्तों इतिहास काफ़ी पुराना है रीजनल रूरल बैंक्स का। अगर मैं इतिहास की बात करूं दोस्तों तो जो एम स्वामीनाथन जी थे इनको फादर ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स कहा जाता है, ठीक है। बहुत पुराना इतिहास है दोस्तों, आप कह सकते हैं करीब करीब 50 साल पुराना इतिहास है रीजनल रूरल बैंक्स का। और आप जिस भी शहर से बिलोंग करते हैं, जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपके राज्य में भी 100% कोई ना कोई रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो ज़रूर होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसकी क्या इतिहास रहा, कैसे इस बैंक को स्टैब्लिश किया गया भारत सरकार ने, इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी, इसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो एस्पायरिंग बैंकर्स हों, चाहे फाइनेंस प्रोफेशनल्स हों, आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी, ठीक है। हर व्यक्ति के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण बेनिफिशियल रहने वाला है। अब दोस्तों जैसे कि नाम में ही जवाब है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद बहुत सारी चुनौतियां थी बिकॉज अंग्रेज सारी वेल्थ पैसा लेके चले गए थे। हम लोग हैंड टू माउथ थे, या हम कह सकते हैं बहुत ही गरीबी में था भारत का देश। और अब उस समय की सरकार के पास थी चुनौती कि भारत के जो अर्थव्यवस्था है और भारत की जो जनता है उनका जीवन स्तर कैसे उठाया जाए और कैसे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए ताकि जो भारत की जनता है जो उस समय भी अधिकतर तौर पर गांव देहातों ग्रामीण इलाकों में ही रहती थी, उनके जीवन स्तर में कैसे बदलाव लाया जाए, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको कैसे बदला जाए। तो वहाँ से ये कंसेप्ट आया दोस्तों रीजनल रूरल बैंक का, यानी कि दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। अब देखिए दोस्तों सरकार काफ़ी देर से काम कर रही थी, ये बात 1970 के दशक की है। इंडिया पाकिस्तान का जो बांग्लादेश का युद्ध था वो पूरा हो चुका था, भारत जीत चुका था। भारत के जीतने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी हद तक खराब हो चुकी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि युद्ध में लड़ाई में बहुत पैसा लगता है। उसके बाद दोस्तों एक कमेटी बनाई गई भारत सरकार के द्वारा, उस कमेटी का नाम था द नरसिम्हा कमेटी, ठीक है। अब इन्होंने रिसर्च किया और कहा कि अगर ग्रामीण इलाके को, रूरल इलाके को आपको उसका उत्थान करना है, आपको उसको बढ़ाना है, तो वहाँ पे आपको बैंकिंग फैसिलिटीज़ को और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट मजबूत स्ट्रक्चर्ड करना होगा और मैक्सिमम क्रेडिट यानी कि लोन की सुविधाएं गांव देहातों में उपलब्ध कराई जाए। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको रोक के एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप जिस भी इलाके से बिलोंग करते हैं, अगर आप पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं या फिर आप किसी प्लेन इलाके से बिलोंग करते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि वहाँ पे आपके पास जो गांव देहात हैं या दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे क्या सुविधा है जीवन यापन की। कोई कंपनीज नहीं है, कोई फैक्ट्रीज नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं है,
तो वहाँ पे तो भारत की जनता आज भी एग्रीकल्चर पे या फिर मवेशियों पे जीवित रहती है। उस ज़माने में क्या होगा? दोस्तों, मेरे चैनल पे आपने एक वीडियो देखा होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन का, उसमें भारत की 65% जनता आज भी ग्रामीण इलाकों में रहती है, यानी कि गांव कस्बों में रहती है, और सिर्फ 35% के आसपास जो पॉपुलेशन है भारत की, वो शहरों में रहती है। तो इमेजिन कीजिए 50 साल पहले कितनी पॉपुलेशन रहती होगी दोस्तों, उस समय गांव देहातों में, ग्रामीण इलाकों में। तो वहाँ पे अगर पूर्ण रूप से क्रेडिट की, लोन की सुविधाएं नहीं पहुँचती दोस्तों, तो वहाँ पे जीवन यापन बहुत डिफिकल्ट था। तो इसीलिए भारत सरकार ने एक नरसिम्हा कमेटी बनाई गई, और इस नरसिम्हा कमेटी ने आइडेंटिफाई किया और रेकमेंड किया कि आपको रीजनल रूरल बैंक्स को स्पेसिफिकली ग्रामीण इलाकों के लिए बैंक्स को तैयार करना होगा और उनको इस्टेब्लिश करना होगा, ताकि क्रेडिट फैसिलिटी वहाँ पे जा पाए। अब दोस्तों इमेजिन कीजिए, आपको अपनी हायर एजुकेशन में जाना है, एजुकेशन लोन चाहिए, आप किसान हैं, आप फैक्ट्री के मालिक हैं, आपको बिजनेस करना है, कैसे करेंगे अगर आपको आपके शहर में, आपके इलाकों में बैंक नहीं होंगे जो आपको लोन दे पाए? तो वैसी ही सिमिलर प्रॉब्लम दोस्तों हमारे गांव देहात के जो बहन भाई हैं वो फेस करते थे कि भाई अगर वहाँ पे उनको ऋण ही नहीं मिलेगा, लोन ही नहीं मिलेगा, क्रेडिट बैंक से उधार ही नहीं मिलेगा, तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? कैसे वो छोटा मोटा अपना कारखाना लगाएंगे? कैसे वो बीज, फर्टिलाइजर, यूरिया खरीदेंगे ताकि उत्पादन बढ़े दोस्तों एग्रीकल्चर की? ठीक है। तो दोस्तों 1975 में रीजनल रूरल बैंक का कंसेप्ट नरसिम्हा कमेटी लेके आई, और पूर्ण उद्देश्य दोस्तों यही था कि भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे बैंकिंग की सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराई जाए। अब दोस्तों रीजनल रूरल बैंक्स का जो कानून है वो 1976 में पारित हुआ था, और पहला जो आरआरबी है, ठीक है, तो आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पहले 5 स्टैब्लिश हुए थे और 1975 में ये स्टैब्लिश हुए थे। जो पहला रीजनल रूरल बैंक था दोस्तों भारत का, वो था प्राथमा बैंक, जो कि मुरादाबाद में उसका हेडक्वार्टर था, ठीक है, और उसका स्पॉन्सरिंग बैंक था दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे सिंडिकेट बैंक उसका स्पॉन्सरिंग बैंक था। दोस्तों मैं आऊँगा इसमें आने वाले इस वीडियो के मध्य में कि आपको समझाऊंगा कि स्पॉन्सरिंग बैंक क्या होता है, केंद्र सरकार का कितना कंट्रीब्यूशन होता है और राज्य सरकार का कितना कंट्रीब्यूशन होता है दोस्तों एक रीजनल रूरल बैंक को स्टैब्लिश करने में। तो दोस्तों यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि रीजनल रूरल बैंक का कंसेप्ट नरसिम्हा कमेटी ने 1975 में दिया। मुख्य उद्देश्य ये था दोस्तों कि भारत की जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे मैक्सिमम बैंकिंग की सुविधाएं दी जाएं, ताकि वहाँ के लोग अपना जीवन यापन कर पाएं, उनका जीवन स्तर उठ पाए, उनको पैसे की कमी ना हो, फंड की कमी ना हो। किसी को अगर खेती बाड़ी करनी है, किसी को जानवर मवेशी खरीदने हैं, किसी को छोटा सा कारखाना लगाना है, तो वहाँ पे पैसे की दिक्कत ना हो और ओवरऑल जीवन स्तर भारत की जनता का प्राइमरीली ग्रामीण इलाकों में ऊपर उठे। अब दोस्तों अगर हम सिर्फ मीनिंग की बात करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पूर्ण रूप से रीजनल रूरल बैंक का कंसेप्ट रहता है ग्रामीण इलाकों में, जैसे कि नाम में ही दोस्तों जवाब है, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इन बैंक्स का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम शाखाएं खोली जाए रूरल ग्रामीण इलाकों में, और वहाँ पे शाखाएं खोलने के बाद दोस्तों मैक्सिमम से मैक्सिमम बैंकिंग की सुविधाएं दी जाए हमारे जो भाई बहन वहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे, ग्रामीण रूरल इलाकों में। क्योंकि जब उनको लोन की सुविधा मिलती है तो वो कुछ खर्चे करते हैं, कोई बीज खरीद रहा है, कोई फर्टिलाइजर खरीद रहा है, कोई छोटे से कारखाने लगा रहा है, कोई गाय भैंस खरीद रहा है, फिर वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स का काम कर रहा है। तो ऐसे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको चलाने के लिए मुख्य रूप से रीजनल रूरल बैंक्स को स्टैब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे दोस्तों बात आ जाती है ओनरशिप की, जैसे मैंने कहा। अब दोस्तों अगर हम मान के चले कि 100 रुपए की कैपिटल लगती है एक रीजनल रूरल बैंक को स्थापित करने में, तो उसमें से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो देती है 50%, यानी कि वो देती है 50%।
जो स्पॉन्सरिंग बैंक होता है वो देता है 35% का कंट्रीब्यूशन। दोस्तों स्पॉन्सरिंग बैंक वो बैंक होता है जो उस राज्य के रीजनल रूरल बैंक को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। यानी कि अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं दोस्तों, जैसे मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, देहरादून का रहने वाला हूं, तो उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा आरआरबी है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सरिंग बैंक हो गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब कोई भी आरआरबी दोस्तों सेटअप होता है तो 50% कैपिटल कंट्रीब्यूशन देती है भारत सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। आपका 35% देता है स्पॉन्सरिंग बैंक, यानी कि वो सरकारी बैंक जो उस पर्टिकुलर आरआरबी को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, गवर्न करेगा। और 15% देता है दोस्तों योगदान आपका स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। जैसे कि अगर हम मान के चलें, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक जब यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था देहरादून में, उत्तराखंड में, तो दोस्तों 50% दिया था भारत सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन, 15% स्टेट गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, उस समय थी दोस्तों यूपी गवर्नमेंट, और उसके बाद दिया गया दोस्तों 35% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि एंटायर जो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है उत्तराखंड में दोस्तों, उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही गवर्न और कंट्रोल करता है। अब दोस्तों इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, मतलब ये कहाँ कहाँ अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। दोस्तों ये अपनी शाखाएं किसी भी जिले में, सिटी में, रूरल सिटी में, और ये एक ही स्टेट में काम करते हैं, या फिर कई बार ये एक से बाहर के स्टेट में भी काम कर लेते हैं। तो अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, आरआरबी ऑपरेट इन वन और मोर डिस्ट्रिक्ट इन अ स्टेट एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इनकी ब्रांचेस शहरों में भी हो सकती हैं, और इनकी ब्रांचेस दोस्तों गांव देहातों में तो होती ही होती हैं। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ तक हमने कवर कर लिया कि प्राइमरीली आरआरबी का उद्देश्य होता है कि जो भारत की ग्रामीण इलाके हैं उनमें पूर्ण रूप से मजबूत बैंकिंग की सुविधाएं दी जाएं, और जो वहाँ की जनता है, हमारे बहन भाई हैं, उनको भी जीवन स्तर उठाने का मौका मिले। दोस्तों बैंकिंग वो इंडस्ट्री है किसी भी देश की जिसके इर्द गिर्द सारी इंडस्ट्री घूमती है। अगर भारत की बैंकिंग को कुछ हो गया दोस्तों, तो आप यकीन मानिए भारत की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से डूब जाएगी। दोस्तों किसी भी देश को अगर तोड़ना हो तो अब लड़ाइयाँ अमूमन कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं होता, अब इकोनॉमिक वॉर्स होती हैं। अगर किसी देश को हराना हो तो उसकी दोस्तों बैंकिंग सिस्टम को तोड़ दिया जाए, जैसे कि हमने देखा हुआ कहाँ पे, श्रीलंका में। श्रीलंका में बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। हालांकि किसने ख़त्म किया, कैसे ख़त्म किया, उस पर मैं आगे आऊँगा। अब दोस्तों हम डिटेल में कवर करेंगे क्विकली कि फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, किन किन बेसिस पर आरआरबी को स्टैब्लिश किया गया, और प्राइमरीली क्या क्या ये काम करते हैं। पहली बात अगर हम देखेंगे दोस्तों, प्रोवाइडिंग इजी एंड एक्सेसिबल बैंकिंग इन रूरल एरियाज। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत की 65% जनता आज मतलब 2024 में भी करीब करीब अभी भी ग्रामीण इलाकों में रहती है, और उनका जो ऑक्यूपेशन है, आमदनी प्रायोरिटी सेक्टर से ही होती है, यानी कि एग्रीकल्चर से, फिशरीज से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से, वहीं से उनकी आमदनी होती है। तो दोस्तों मेजर उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य ये था कि भारत की जो मैक्सिमम जनता रहने वाली है ग्रामीण इलाकों में, उनको भी बैंकिंग की सुविधाओं से जोड़ा जाए, क्योंकि अगर बैंकिंग की सुविधाओं से उनको नहीं जोड़ा गया तो भारत की अधिकांश जनता बैंकिंग से अलग हो जाएगी और उनका जीवन स्तर नहीं जुड़ पाएगा, और वो भारत की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे। दोस्तों बैंकिंग जैसे मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री होती है हर देश के लिए, और सारी की सारी बड़ी इंडस्ट्रीज बैंकिंग के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए अगर आपको बैंकिंग की सुविधाएं ना मिले तो क्या होगा। ठीक है, तो पहला उद्देश्य था दोस्तों कि भारत की जो जनता है उनको, ग्रामीण जनता है, उनको बैंकिंग की सुविधाओं से जोड़ा जा सके। सपोर्ट एंड प्रमोट लोकल आर्टिजन्स, एमएसएमईज एंड एग्रीकल्चर फार्मर्स। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको समझाया कि भारत की जो अधिकतर जनता है
वो रहती है अभी भी गांव देहात ग्रामीण इलाकों में। तो आप खुद सोचिए कि वहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ पे खेती बाड़ी, ठीक है, कोई छोटे मोटे आई वुड से आर्टिजन्स हो गए, कोई अपनी खेती बाड़ी कर रहा है, कोई मवेशी चला रहा है, ठीक है, गाय बकरी भैंस, ठीक है, उनसे जो दूध निकलता है उनको बेच रहा है, ठीक है, उससे अपना जीवन यापन कर रहा है। इसके बाद वहाँ पे कोई स्मॉल छोटे मोटे कारखाने लगे हुए हैं गांव देहात में, वहाँ पे लोगों को ऑक्यूपेशन मिल रहा है, नौकरी रोजगार मिल रहा है, तनख्वाहें मिल रही है, तो उनका जीवन यापन चल रहा है दोस्तों। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनको सपोर्ट करने के लिए रूरल मार्केट में आरआरबी को स्थापित किया गया। उसके बाद दोस्तों मोबिलाइज रीजनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। दोस्तों ये देखा गया था कि जो शहर थे वहीं पे ही मुख्य रूप से डेवलपमेंट हो रहा था, हालांकि अधिकांश पॉपुलेशन तो भारत की तब भी रहती थी ग्रामीण इलाकों में। तो इम्बैलेंसेस ना हो और जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो बराबर तरीके से भारत के हर नागरिक के भले डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाए, क्योंकि जितने भी सरकारी बैंक थे उस ज़माने में दोस्तों, ठीक है, जो कि हाल ही में ही नेशनलाइज हुए थे, पहले वो सारे प्राइवेट बैंक्स थे, फिर उनको 1969 में नेशनलाइज किया गया था, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो अभी भी ब्रांचेस ज़्यादा नहीं थी, तो ब्रांचेस ज़्यादा खोलने के लिए और इक्वल ग्रोथ होने के लिए आरआरबी को दोस्तों सेटअप किया गया। फिर ऑपरेट ऑन डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज स्टेट लेवल। अब दोस्तों ये देखा गया था 1970 के दशक में कि बड़े बड़े शहरों में भारत के ब्रांचेस थी सरकारी बैंक्स की, पर रूरल दूर दराज के इलाकों में नहीं थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के तो देहरादून में हरिद्वार में ब्रांचेस होंगी, पर जो पहाड़ी इलाके थे दूर दराज के इलाके थे जो डेवलप नहीं थे उस जमाने में भी, वहाँ पे ब्रांचेस नहीं थी। तो स्टेट लेवल पे एक बैंक खोला गया दोस्तों, ताकि उसका पेनिट्रेशन स्टेट में और हो, ठीक है, और उसको गवर्न करने के लिए स्पॉन्सरिंग बैंक यानी किसी सरकारी बैंक को उसकी ओनरशिप दे दी गई। जैसे कि मैंने आपको समझाया दोस्तों, स्पॉन्सरिंग बैंक का कंसेप्ट उत्तराखंड में जो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है उसको कंट्रोल गवर्न रेगुलेट करता है कौन, मैनेज करता है राधा आई वुड से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सेप्टिंग सेविंग एंड अदर फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। दोस्तों बैंकिंग क्या करती है, आपसे पैसा लेती है डिपॉजिट के माध्यम से और लोन के रूप में दे देती है कस्टमर्स को, ठीक है। अब अगर वहाँ पे ब्रांचेस ही नहीं होंगे तो लोग पे जो कैश होगा वो अपने घर में ही सेव करके रखते थे, पर जब बैंकिंग की सुविधाएं खोली गई, शाखाएं खोली गई, तो लोगों ने अपने पैसे जमा करने शुरू किए ब्रांचेस में, और उसके बाद दोस्तों फिर वही इकोनॉमिक चल पड़ी। लोगों ने धीरे धीरे विश्वास करके आरआरबी में अपना पैसा रखा, उसी पैसे को लोन दिया गया और फिर जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी का चक्का है, वो चलना शुरू हो गया। अब दोस्तों ये भी देखा जा रहा था कि सिंस दूर दराज के इलाकों में ब्रांचेस नहीं है, तो सरकारी कर्मचारियों को अगर तनख्वाह देनी है या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देनी है, तो उस सिनेरियो में भी दोस्तों उनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि ब्रांचेस तो थी ही नहीं वहाँ पे। उसको भी दूर करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपका खोला गया, क्या खोला गया, आपका रीजनल रूरल बैंक खोले गए। फाइनेंशियल इंक्लूजन। दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल पे एक डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, उसमें आप देख सकते हो कि भारत की पूरी जनता को बैंकिंग से जोड़ने के लिए, उसके लिए भी दोस्तों आरआरबी को स्थापित किया गया था, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरऑल विकास भारत के ग्रामीण इलाकों का, उसके लिए सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही था कि ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए भारत के रूरल इकोनॉमी का। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दोस्तों अभी भी भारत की आबादी काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है, तो आप इमेजिन कीजिए आज से 50 साल पहले की क्या सिनेरियो रहा होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों जो पैसा दिया जा रहा था आरआरबी के माध्यम से, लोन के माध्यम से भारत के ग्रामीण भाई बहनों को, ताकि वो कुछ अपना स्वरोजगार कर पाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप चला पाएं, छोटे मोटे कारखाने लगा पाएं, कुछ एग्रीकल्चर से कमाई कर पाएं, ताकि उनको भी जीवन यापन करने का एक 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 सम्मानित तरीका दिया जाए, ताकि भारत के हर लोग को सम्मानित तरीके से वो अपना जीवन यापन दोस्तों कर पाए। अब दोस्तों जहाँ पे कुछ नई चीज़ आती है, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है और चुनौतियाँ दोस्तों इतनी हैं, तो चैलेंजेस भी दोस्तों काफ़ी आए कि
अभी भी चैलेंजेस काफ़ी हैं, जैसे आप जानते हैं कि मैं बैंकर हूँ, तो काफ़ी चैलेंजेस दोस्तों आए, अभी भी आ रहे हैं आरआरबी में, पर उसको धीरे धीरे दूर की जा रहा है। अब दोस्तों इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है भारत की, तो धीरे धीरे ही काम होता है। एनी हाउ सबसे बड़ा चैलेंज जो आज की डेट में है दोस्तों, टेक्नोलॉजी उतनी नई नहीं है जितनी पब्लिक सेक्टर बैंक की होती है। जैसे कि मैं बात करूं अगर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की दोस्तों, तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक जो है वो उसका स्पॉन्सरिंग बैंक एसबीआई है। अब एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है ब्रांचेस के नेटवर्क के अकॉर्डिंग दोस्तों, पर जो टेक्नोलॉजी है एसबीआई यूज करता है उतनी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी, उतना डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है आरआरबी में, तो ये भी एक अभी कह सकते हैं चैलेंज है। हालांकि इस पे एसबीआई और आरबीआई काम डेफिनेटली कर रहे हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब दोस्तों देखिए क्या होता है कि समझिए ये एसबीआई हो गया, एसबीआई के नीचे आरआरबी काम कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए उत्तराखंड में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, तो जो रिसोर्सेज मिलते हैं, जो इनकम होती है एसबीआई की, वो इनकम आरआरबी से नहीं होती। तो जो बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए कस्टमर्स को या ब्रांच के बैंक के स्टाफ को भी, वो फैसिलिटीज अभी भी नहीं मिल रही हैं। किसको? आरआरबी को दोस्तों। स्लो डिलीवरी एज एक्सपेक्टेड बाय द कस्टमर। अब होता क्या है दोस्तों कि आरआरबी खोल तो दिया गया है, पर वहाँ पे ब्रांचेस अभी भी उतनी नहीं है, और अगर ब्रांचेस खुली हैं तो उतना स्टाफ नहीं है, तो आप कह सकते हो कि अभी भी सर्विस का इशू तो काफ़ी रहता है वहाँ पे। क्योंकि मान लीजिए कोई दूर दराज की ब्रांच है, वहाँ पे एक ब्रांच 10 गांव को केटर कर रही है, स्टाफ वहाँ पे 2-3 ही होंगे, ठीक है, तो उतनी मैन पावर नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, इतना डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है आरआरबी का, तो ये सब चैलेंजेस अभी भी आरआरबी के जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, अदर स्टाफ है, वो फेस कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्ट्रगल ड्यू टू एनपीए। अब होता क्या है दोस्तों कि इन दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में काफ़ी सारे लोन दिए जाते हैं, और उन लोन को सिक्योरिटी से बैक नहीं किया जाता है। जैसे कि दोस्तों मेरे पिताजी पंजाब नेशनल बैंक में थे, तो जब वो एक जगह है चक्रौता, वहाँ पे पोस्टेड थे, तो वहाँ पे मेरे फादर मुझे, अब हम बात करते हैं तो ही टेल अस दैट कि वहाँ पे भी हम लोन देते थे वहाँ के ग्रामीण लोगों को, ताकि वहाँ पे लोगों को मवेशी खरीद पाएँ, कुछ वो अपना बीज यूरिया खरीद पाएँ, ताकि वो कुछ एग्रीकल्चर कर पाएँ। अब वहाँ पे लोगों को पैसे दिए, वापस आते ही नहीं, तो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी दोस्तों काफ़ी हो जाते थे। और कंट्रोल ऑफ स्पॉन्सरिंग बैंक। अब दोस्तों होता क्या है कि स्पॉन्सरिंग बैंक अपनी ही चलाते हैं, ठीक है, और जो चैलेंजेस हैं एक्चुअल जो स्टाफ काम कर रहा है फील्ड पे, उसकी बात नहीं सुनी जा रही, क्योंकि आरआरबी एक अलग पूरी बैंकिंग की व्यवस्था है, ठीक है, और उसके ऊपर एसबीआई वाले बैठे हुए हैं उत्तराखंड में, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्पॉन्सरिंग बैंक के रूप में, तो वो जो कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो भी काफ़ी दोस्तों देखा जाता है। क्या क्या इनिशिएटिव लिए दोस्तों भारत सरकार ने? सबसे पहले दोस्तों देखिए, भारत सरकार काम बहुत तगड़ा कर रही है। रफ्तार स्लो हो सकती है, स्लो रफ्तार दोस्तों इसलिए है क्योंकि इतना बड़ा देश है, सबको एक साथ लेके चलना इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल। तो भारत सरकार ने दोस्तों करीब 11,000 करोड़, 10,890 करोड़ दोस्तों इन्फ्यूज किया पैसा, डाला पैसा आरआरबी में, ताकि मैक्सिमम लोन दिया जाए फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में। लोन दिया जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि लोन लोग यूज करेंगे, कुछ एग्रीकल्चर करेंगे, कुछ कारखाने लगाएंगे, कुछ जानवर खरीदेंगे, फिर दूध पनीर बेचेंगे, उससे जीवन यापन चलेगा, और जो ग्रामीण इकोनॉमी है भारत की अर्थव्यवस्था में, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है, जैसे कि चैलेंजेस में हमने डिस्कस किया था दोस्तों, तो उस पर भी काम काफ़ी किया जा रहा है। और पॉलिसी इन्हांसमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि कैपिटल इन्फ्यूजन किया जा रहा है दोस्तों। आरआरबी को सरकार काफ़ी हद तक स्ट्रांगली मॉनिटर करती है। और कौन करता है दोस्तों? अगर हम बात करें तो आरआरबी को रेगुलेट करता है पूर्ण रूप से आरबीआई, और उसको मैनेज करता है नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो अब देखिए आरआरबी ये हो गया, इसके ऊपर स्पॉन्सरिंग बैंक, फिर नाबार्ड भी है, इन सब के ऊपर आरबीआई, तो चेन ऑफ कमांड काफ़ी हो गई दोस्तों।
आज की डेट में 2024 में करीब करीब 43 बैंक्स काम कर रहे हैं जो कि आरआरबी हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो आप देख पा रहे होंगे ये उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है जो उत्तराखंड में काम कर रहा है और जिसका स्पॉन्सरिंग बैंक है दोस्तों एसबीआई, राइट। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आरआरबी का एक सारी उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी दोस्तों एक एसोसिएशन भी है, ठीक है, जिसका नाम है ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे सारे अधिकारी जितने भी हैं या अदर स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ है, पीओ स्टाफ है, वो अपनी उनका एक संगठन है और वो अपने संगठन के ओवरऑल बेहतरी के लिए काम करते हैं। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आरआरबी एक लैंडमार्क डिसीजन था भारत सरकार का 1975 में फाइनेंशियल इंक्लूजन को लाने के लिए, भारत की बैंकिंग व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए, भारत की जो ग्रामीण उस समय थी व्यवस्था दोस्तों उसको और मजबूत करने के लिए, ताकि जो एंटायर इकोनॉमी है सिर्फ शहरों का ही विकास ना हो, ग्रामीण इलाकों का भी विकास हो, क्योंकि अभी भी जैसे 65% जनता भारत की रहती है गांव देहातों में, उस ज़माने में तो दोस्तों आई थिंक 80-90% होगी आज से 50 साल पहले। दोस्तों, फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक इनिशिएटिव ये भी था आरआरबी का इनिशिएट करना भारत सरकार के द्वारा। बहुत सारे ब्रांचेस हैं दोस्तों, 43 आरआरबी काम कर रहे हैं भारत में इस समय और उनकी वेरियस शाखाएं हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, राज्यों में, और उनके ऊपर जितने भी स्पॉन्सरिंग बैंक हैं वो सब सरकारी बैंक ही हैं। कई जगह एसबीआई है, कई जगह पंजाब नेशनल बैंक है, कई जगह कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, ठीक है। तो ये सारे एक टैंडम में काम करते हैं नाबार्ड के साथ और आरबीआई के पूरे कंट्रोल में। दोस्तों, इतना विशाल देश है भारत, धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा। पर मैं बैंकर रहा हूँ और मैं टीचर हूँ पिछले 6 साल से, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि भारत की जो बैंकिंग व्यवस्था है वो बहुत मजबूत है। चाहे आप सरकारी बैंक लीजिए, प्राइवेट बैंक्स लीजिए, आरआरबी लीजिए, कोऑपरेटिव बैंक लीजिए। दोस्तों, मैं आने वाले समय में कोऑपरेटिव बैंक पे भी एक डिटेल में आप सभी के लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो हम कह सकते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था बहुत मजबूत है, आरबीआई का पूरा कंट्रोल है और सरकार देखती है, आरबीआई देखता है कि कोई भी बैंक नॉर्मली फेल ना हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं ईमानदारी से एक मजबूत कंटेंट लेके आऊँ आप सभी के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आप सभी को रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। दोस्तों, आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, इतने संयम, इतने विवेक से आपने मेरे इस वीडियो को देखा। मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।